सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी में आशा की किरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि भारत अब छोटे छोटे कदम नहीं बल्कि उछाल की ओर बढ़ रहा है। हम इंक्रीमेंटल चेंज के लिए नहीं बल्कि क्वांटम जंप का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और रिफॉर्म्स हमारे लिए न कंपल्सन है न क्राइसिस ड्रिवन है। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा कन्विक्शन है। हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी एक सेक्टर की गहरी समीक्षा करते हैं और फिर वन बाय वन उस सेक्टर में रिफॉर्म किए जाते हैं। कुछ ही दिन पहले संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। इसी सत्र में जन विश्वास 2.0 है। ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और प्रो पीपल गवर्नेंस से जुड़ा बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। ये दिखाता है कि नागरिकों के हितों को लेकर हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। 2047 तक विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भरता की ताकत और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था। आज हम सुर्खियों में इन्हीं पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, सुर्खियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुमोद। विशाल, भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसके बारे में आपकी राय से पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। साथियों, अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, अकेले जून के महीने में ईपीएफओ डेटा में 22 लाख फॉर्मल जॉब जुड़ी है और ये संख्या अब तक के किसी भी महीने से ज्यादा है। विशाल, अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्दी ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसको आप सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं के लिए कैसे समझा सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस वक्त जो वैश्विक पटल पर अर्थव्यवस्थाओं की जो हालत है, उसके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, और दूसरा, जिस गति से विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि हो रही है, यानी उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उसके मुकाबले हमारी ग्रोथ कैसी है। और तीसरा पहलू जो आपने पूछा, उसको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो बाकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें कहा जाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज, खासतौर पे उन्हीं की तरफ अगर नजर डालें तो, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि अभी हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की कतार, उस कैटेगरी में अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अभी भी हमको भारत की अर्थव्यवस्था को डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता है, लेकिन बावजूद उसके किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं, उस मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। तो इनको अगर एक एक कर समझने की कोशिश करें सुबोध जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्या हाल है। अगर आप चारों ओर देखें तो मंदी का माहौल है और महंगाई की मार है, चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बाकी और जो यूरोपीय देश हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनको हम कहते हैं, उनकी बात हो, या फिर हमारा पड़ोसी देश चीन ही क्यों ना हो। जिस गति से वो उम्मीद कर रहे थे पिछले लगभग 4 से 5 सालों में कि उनकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, वो नहीं हो पा रही है। अब इसका सीधा सा एक कंपैरिजन भारत की अर्थव्यवस्था से करते हैं। लगातार हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, यानी कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अभी हाल फिलहाल के जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग हर अनुमान के मुताबिक कम से कम 6.5% की दर से जीडीपी ग्रोथ हमारी होनी तय है। नंबर 1। नंबर 2, जिसे वैश्विक एजेंसियों की इकोनॉमिक आउटलुक कहा जाता है, उसमें भी हाल फिलहाल में हमें अपग्रेड मिला है, यानी कि लगभग पिछले 15 सालों बाद
बाद ये अपग्रेड हमारी अर्थव्यवस्था को दिया गया है। और तीसरी बात जो मैंने कहा था कि फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बहुत स्ट्रांग है। सबसे महत्वपूर्ण चीज फंडामेंटल्स में आती है कि आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, यानी कि आपके यहाँ खपत कितनी हो रही है। तो हमारे यहाँ खपत के लिहाज से कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बाहर की चीजों को भी, एक्सपोर्ट्स को भी पचा लेने की क्षमता है। हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जी बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए कि हाल फिलहाल में ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके चलते कहाँ एक और अमेरिका से जो डील की बात चल रही थी उसमें इस बात पर उठापटक चल रही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का दरवाजा थोड़ा सा और खोलें उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और उसी को मार देने के लिए अब चीन की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि साहब हम भी अपने प्रोडक्ट्स आपकी इकोनॉमी में उनको जगह देने के लिए हम भी उत्सुक हैं। अगर इन बातों को देखें और इन चीजों को देखें, इन फंडामेंटल्स को देखें तो साफ नजर आता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बिल्कुल सही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वहां महंगाई की जो दर है वो कितनी काबू में है। क्या सरकार और जो सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, क्या उनमें कोई तारतम्य दिखाई दे रहा है या दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चल रहे हैं? आप अमेरिका की तरफ नजर डालिए, हर बार सरकार जो है फेडरल बैंक की तरफ मुंह ताकती नजर आती है कि साहब कुछ तो हॉकी स्टैंड कम होगा फेडरल बैंक का, और फेडरल बैंक की तरफ से हर बार वहां सरकार को जो है एक तरह से लताड़ ही लगाई जाती है कि साहब आप पहले महंगाई के आंकड़ों पर थोड़ी सी नजर डालिए और उनको कम करने की कोशिश करिए। ये स्थिति हमारे देश में नहीं है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों की स्टेटमेंट्स देखें या महंगाई के आंकड़े देखें तो सीधे तौर पर जो महंगाई के आंकड़े हैं वो जिसे कंफर्ट जोन कहा जाता है, उस कंफर्ट जोन में लगातार लगभग पिछले साल भर से चल रहे हैं। यानी कि गुंजाइश है सेंट्रल बैंक के लिए भी, आप जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो जरूरी छूट है वो देने के लिए, और सरकार के लिए भी कि वो जो पैसा कमाती है टैक्स के जरिए या और जो उसके पास आय के साधन है उसके जरिए, उस पैसे को वो सोशल सेक्टर स्कीम्स में खर्च कर पाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाए, नए जो सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए खर्च कर पाए। और अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी की बाइट सुनवाई, उसमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, तो रिफॉर्म्स पे भी सरकार ध्यान दे पाए, खर्चा कर सके, उसकी गुंजाइश हमारी अर्थव्यवस्था में है। और आपने काफी अच्छी रूपरेखा बताई है, लेकिन अगर हम कुछ बारीकी से देखें तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस दिशा में हमारी रफ्तार कैसी है? इस दिशा में जितनी तेजी से हमें चलना चाहिए मुझे लगता है कि उतनी तेजी से हम चल रहे हैं। हालांकि जिस गति से हम चल रहे हैं और जो हमने टारगेट अपने लिए रखा है 2047 का, उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले सालों में थोड़ी कदमताल और बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सो फार सो गुड वाली थ्योरी पे अगर देखा जाए तो चाहे सेक्टर वाइज अगर उठा के देखें सुबोध जी, तो सबसे पहले आप डिफेंस सेक्टर को लीजिए, जहां एक और हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट केवल दिहाई नहीं तो सैकड़ा के आंकड़े में था, अब वो हजारों करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुका है। खासतौर पे ऐसे उत्पाद जो कि हम खुद बनाने में सक्षम तो जरूर थे लेकिन शायद उस और कभी कोशिश नहीं की गई थी, स्मॉल आर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, या फिर और जो टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे अगर मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर ड्रोन्स बनाने की बात हो, तो उसमें हमने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति की है। ब्रह्मोस अब हम निर्यात करने लगे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर ग्लोबल साउथ में भी कई देशों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया है, यानी कि वो चाहते हैं कि हम और इस तरह की चीज बनाएं और निर्यात करें। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक नया फैसला लिया गया है कि हम जेट इंजन जो बहुत सालों से एक सपना बना हुआ था उसको विकसित किया जाए, उस पर एक बार फिर से जोर दिया गया है। तो यानी कि इस क्षेत्र में बढ़ोतरी, जैसे मैं कहूं कि उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर है। दूसरा एक क्षेत्र, जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं वो है स्पेस का सेक्टर, जहां कभी केवल 1 या 2 स्टार्टअप हुआ करता था, आज की तारीख में लगभग 300 स्टार्टअप हैं स्पेस के सेक्टर में। स्पेस के सेक्टर में इतनी बड़ी ताकत अब हमें माना जाता है कि जो बड़े विकसित देश हैं, चाहे फ्रांस हो चाहे जापान हो, वो हमारे साथ मिलकर, इसरो के साथ मिलकर अपने सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं, स्पेस की टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं। तो एक अद्भुत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नया केंद्र भी भारत बन रहा है। जब आपने स्पेस की बात की है तो कुछ और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पर रिसर्च और इनोवेशन पर सरकार काफी निवेश कर रही है। इस पर प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं। 2014 के बाद हमने पूरा अपना 5G स्टैक देश में ही विकसित किया। हमने मेड इन इंडिया 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देश भर में पहुंचाया भी। अब हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। और साथियों, हम सब जानते हैं
भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। विशाल, मेड इन इंडिया चिप का आना भारत को दुनिया के बाजार में कहां ले जाकर खड़ा करेगा? जब हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बात करते हैं तो इस लिहाज से समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में जब मशीनी दौर इसे कहा जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का दौर है, लगभग हर चीज धीरे धीरे जो हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और ज्यादातर मशीनों में इस तरह की चिप्स का इस्तेमाल होता है ताकि वो सुचारू रूप से काम करें और बेहतर तरीके के नतीजे दें। और अभी तक इन सब के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का कितना बड़ा महत्व है इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि चीन और अमेरिका दोनों की आपस में ज्यादातर खींचतान इसी बात पे रहती है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किसका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। तो ऐसे समय में और खासतौर पे जो पिछले कुछ महीनों से हमें अर्थव्यवस्था के जगत में देखने को मिल रहा है कि सगा कोई नहीं है, आप आत्मनिर्भर रहें, आप अपने बलबूते पर खड़े रहें तो शायद आगे जाकर आपकी जो प्रगति है उसमें कोई बाधा नहीं आ पाएगी। और टेक्नोलॉजी के इस युग में सेमीकंडक्टर उतना ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है जितना कि शायद 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन था हमारे लिए। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। और खासकर भारत ने पहले जो आईटी के क्षेत्र में इतना काम किया है उसे देखते हुए लगता है कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हो तो हम पता नहीं और कहां तक पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भारत की रफ्तार, स्पीड, स्केल और स्कोप देख रही है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार हिचकोले खा रही हैं, उनकी कश्ती जो है, ये जो अर्थव्यवस्था और बाजार का जो समंदर है उसमें कभी डूबती है कभी उतरती है, वहां पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्टेबल ग्रोथ हमने दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने एक अपना सिक्का जमाया है डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में भी। यूपीआई उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बाकी देशों के जो राजदूत हैं उनको हमने कई बार देखा है टेलीविजन पर यहाँ पर यूपीआई का प्रयोग करके उसकी वाहवाही करते हुए और उसके गुण गाते हुए, और वो सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राजदूत हैं यहाँ पर। तो यानी कि हमने एक ऐसी चीज कर दिखाई है डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में जिसका लोहा दुनिया मानती है कि हाँ, अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में यूपीआई जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। उसके अलावा इनोवेशन के जो अलग अलग तरीके हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उन पर नजर डालें सुबोध जी, तो आप देखिए लगभग हर क्षेत्र में, फिनटेक के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कोरोना के दौरान जब कोविड वैक्सीन का वितरण किया गया था तो हमने किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसका अनुसरण किया गया कई देशों द्वारा, जो है कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म वो भी बनाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं और उसका फायदा उठाएं। तो इसलिए शायद सबकी निगाहें हमारी तरफ टिकी हैं कि अब जो भारत के बल्ले से अगला चौका या छक्का जो है कौन सा निकलने वाला है। चलिए, आपने चौके और छक्के की बात की है तो खेलो भारत नीति और खेल अर्थव्यवस्था पर जोर, क्या देश अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का हब बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने धीरे धीरे डेवलप की है। हमारे पास इससे पहले भी मौके आए थे, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, और हमने किया भी है। लेकिन उससे बड़े स्तर पर यानी कि ओलंपिक जैसे स्तर के जो खेल आयोजन है उनको हम बेहतरीन तरीके से आयोजित कर पाएं, उस तरफ हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप अभी उसकी मेजबानी की, उसके अलावा लगातार हम जो राष्ट्रीय खेल आयोजित करते रहते हैं तो वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि केवल आयोजन के अलावा उनमें थोड़े से पदक जीतने की तरफ भी और 4 कदम आगे बढ़ाने में शायद हमारे एथलीट्स को और थोड़ी सी कसरत करने की जरूरत है। तो श्रोताओं, वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया से आज की चर्चा से साफ है कि भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां चाहे जो भी हों, लेकिन सपने और संकल्प उससे भी बड़े हैं। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद विशाल। धन्यवाद सुमोद। अभी आप सुन रहे थे भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी में आशा की किरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909
4044। सुर्खियों में